Hello students, I am Preksha Jain and welcome to Enrich Mind channel. I am back with the chapter 2 of class 7 science NCERT. तो चैप्टर 2 इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो इस चैप्टर को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एंड पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाले हैं। सो एनिमल्स, अभी हमने लास्ट चैप्टर में तो पढ़ा कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सो इस चैप्टर में हमें देखना है कि एनिमल्स जो है अपना न्यूट्रिशन एंड फूड कैसे लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. So हमने chapter 1 में ये सारी चीज़ों से हम क्लियर थे कि plants अपना फूड बना लेते हैं but animals अपना फूड नहीं बना सकते हैं। एंड plants अपना फूड कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, वो है photosynthesis. Animals get their food from plants either directly by eating plants और indirectly by eating animals that eat plant. So हमने ये भी लास्ट चैप्टर में क्लियर हुआ था हमें कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो अभी डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हैं कि वो काफ़ी सारे जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट हम ईट कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे एनिमल्स ईट करते हैं जो कि प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। Some animals eat both plants and animals. अभी कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो प्लांट भी ईट करते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. So अभी ऑर्गेनिजम्स को या ह्यूमंस को और एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, न्यूट्रिशन चाहिए क्यों है, तो उसका रीज़न क्या है। सभी को क्या है, ग्रो करना है। अभी जैसे हमें हाइट में इंक्रीज होना है, हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। रिपेयर, अभी कोई इंजरी हो जाती है अगर तो उसको रिपेयर करना है। एंड बाकी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, लाइक वॉकिंग है, चलना है, घूमना है, ये सारी जो प्रोसेस है इन सब के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। इनकेस अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप जो डे टू डे वर्क है वो नहीं कर सकते हो। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सो एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सो हम जो भी फूड ले रहे हैं उसमें क्या होना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में प्रेजेंट होते हैं उस फूड को हमें खाना पड़ता है, फूड ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एंड उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है, बॉडी में कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. So, अभी आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है एंड चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें वो कंपोनेंट्स नोट डाउन करना है। तो क्या क्या नोट डाउन किया है हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एंड नाउ दीज The components of food such as carbohydrates are complex substance. तो अभी ये जो components of food पढ़ रहे हैं हम, ये क्या होते हैं, complex substance है। That means कि इनका जो structure है वो बहुत ही ज़्यादा complex है। That means कि बड़े structures हैं ये। These complex substance cannot be utilized as such. तो ये जो complex substance है ये directly utilize नहीं होते, मतलब हमारी body में हम इनको directly utilize नहीं कर सकते। For example, आप एक चपाती या आप रोटी खाते हो तो उसको आप पूरा का पूरा रोटी एक साथ नहीं खा सकते हो ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो दैट इज क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है जिसके बाद हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इनटू सिंपल सब्सटेंस, दैट मीन्स कि जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट की चेन है एंड उसको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो क्या हो गया, सिंपलर सब्सटेंस। तो सेम यही चीज होती है किसमें, डाइजेशन प्रोसेस में, कि हम एक चपाती है
उसको छोटे छोटे से पीसेस करके उसको खाते हैं एंड वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है एंड यूटिलाइज कर रहे हैं उससे जो भी एनर्जी मिल रही है। तो ये सारा किसके अंदर आता है? डाइजेशन में। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो हम कैसे अलग अलग तरीके से जो ह्यूमंस हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को खा रहे हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, मतलब फूड खाने का तरीका जो है वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। अभी ये डिफरेंट होने का भी रीजन है, क्यों है वो? बिकॉज सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। अभी ह्यूमंस अलग हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। तो ये डिफरेंस की वजह से जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो भी क्या है? डिफरेंट है। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infant of human and many other animals feed on mother's milk. तो जो बीज है या हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड यहाँ पर आप ये देखिए कि जो स्मॉलेस्ट बर्ड होती है वो होती है क्या? हमिंग बर्ड है। एंड बीज होते हैं हमारे सराउंडिंग में, काफ़ी जगह आपने देखे होंगे बीज प्रेजेंट होती है, हनी बी है या फिर और भी जो बी फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट बीज होती हैं। तो ये कैसे अपना फूड एंड न्यूट्रिशन ले रही है? बाय सकिंग द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लावर्स में या प्लांट्स में जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर्स का जूस होता है, उसे क्या बोलते हैं? नेक्टर। तो वो नेक्टर को अपना एज अ फूड ले रहे हैं। एंड दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन का जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसको इन्फेंट बोला जाता है। एंड जब वो ग्रो अप कर जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? बेबी। तो ह्यूमन का जो न्यूबॉर्न है उसे बोलते हैं इन्फेंट। एंड और भी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी सारे, फॉर एग्जाम्पल काऊ है, बुफेलो है। तो ये सारे जो एनिमल्स के इन्फेंट हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? अपने मदर पर डिपेंडेंट है। एंड उनको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर मिल्क से मिलता है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो स्नेक है एंड स्नेक का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पाइथन है, ये फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्रे। दैट मीन्स होता है वो जिसका भी शिकार करते हैं। उनके सराउंडिंग में रेट फॉर एग्जाम्पल, कि स्नेक आपने सुना होगा ना कि स्नेक रेड को खाता है, फ्रॉग को खा सकता है। तो वो उन सब पे डिपेंडेंट होते हैं एंड वो डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं। मतलब आपने कभी ये टीवी में या कहीं पर देखा है कि स्नेक माउस को एज इट इज खा लेता है एंड डायरेक्टली वो उसके हम स्टमक में देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर टाइप का जो है अंदर जाता हुआ दिखता है। अभी आप कभी इसको नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है उस पर ऑब्जर्व करना, वहां पर आता है काफी बार, तो कैसे स्नेक जो है कई सारे ऑर्गेनिजम्स को स्वॉलो कर जाता है। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अभी यहाँ पर aquatic organisms का भी दिया हुआ है कि वो कैसे फूड एनगल्फ कर रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? जो वाटर बॉडीज में टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट है। अभी वो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो वहाँ पर ही ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो प्लांट्स उनके पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर लैंड से या फील्ड से कुछ ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में चले जाते हैं एंड ये जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स उन ग्रेन्स पर फीड करते हैं। अभी इसके बाद क्या दिया हुआ है? एक एक्टिविटी दी है जिसके थ्रू और मोड्स ऑफ टेकिंग फूड के बारे में देख सकते हैं। सो इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। You may find the list of mode of feeding given below the table helpful. तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग दिए हुए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो उन एनिमल्स का पूछा हुआ है यहाँ पर कि क्या वो फूड ले रहे हैं एंड किस मोड ऑफ फीडिंग से ले रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्नेल। तो स्नेल क्या है? कौन सा फूड लेता है? ग्रास। तो स्नेल ग्रास ईट कर रहा है एंड मोड ऑफ फीडिंग क्या है यहाँ पर? वो ग्रास को च्यू करता है, दैट मीन्स कि वो ग्रास को चबाता है। सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर एंट एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसका फूड भी क्या है? इंसेक्ट्स हैं। तो एंट से जो छोटे वाले इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब उससे जो साइज में या कैटेगरी में जो लोअर कैटेगरी में आ जाते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं इसका फूड। एंड वो इंसेक्ट्स को क्या करता है? स्क्रैप करता है। थर्ड वन इज ईगल। तो ईगल आपने बर्ड है एक सुना होगा, तो वो क्या है? फ्लैश ईटिंग बर्ड है। तो वो फ्लैश को क्या कर लेती है? स्वॉलो कर लेती है, दैट इज डायरेक्टली अपने स्टमक में पहुंचा देती है।
देन उसके बाद आता है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड का फूड क्या है, नेक्टर है, एंड वो नेक्टर को क्या करती है, सक करती है। सेम लाइस जो हमारे हेयर्स में कई बार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डर्टीनेस, तो वो क्या फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, ब्लड पर डिपेंडेंट है। एंड मोड ऑफ फीडिंग भी यहाँ पर क्या होता है, सकिंग। उसके बाद है मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है, फूड। ऑब्वियसली हमें पता है कि मॉस्किटो हमारी बॉडी पे कई बार आ जाते हैं एंड क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। तो उनका फूड क्या हो गया, ब्लड। एंड मोड ऑफ फीडिंग कौन सा है, सकिंग। अभी बटरफ्लाई, सभी को पता है फ्लावर्स पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, नेक्टर लेने के लिए। नेक्टर क्या है, फ्लावर्स का जूसेस है। तो ये हो गया उसका फूड। एंड मोड ऑफ फीडिंग, यहाँ पर एक नया सा वर्ड दिया हुआ है, साइफनिंग। तो साइफनिंग का मतलब होता है ना, यहाँ पर स्पेशली इसका मीनिंग तो सकिंग ही है, बट इन केस ऑफ बटरफ्लाई इस वर्ड को बोला जाता है क्या, साइफनिंग। अगर बटरफ्लाई नेक्टर को सर्व कर रहे हैं, उसका मोड ऑफ फीडिंग को हम बोलेंगे साइफनिंग। एंड हाउस फ्लाई है जो लास्ट, वो किस फूड पे डिपेंड करती है, डिकेइंग मैटर। जो सराउंडिंग में डिके डेड मैटर होता है उस पे हाउस फ्लाई जाके बैठते हैं बिकॉज ऑफ देयर फूड। एंड इनका मोड ऑफ ईटिंग होता है स्पॉन्जिंग। तो स्पॉन्जिंग मतलब भी क्या हुआ, सकिंग, बट यहाँ पर हाउस फ्लाई के केस में एक नया वर्ड यूज होता है, वो है स्पॉन्जिंग। तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, आपने ये काफ़ी बार सराउंडिंग में हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो अभी हम सुनते रहते हैं कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या फूड डाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं बॉडी में। तो अभी ये डाइजेशन होता क्या है, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। लेट्स स्टार्ट। We take in food through the mouth, digest and utilize it. तो हम फूड कहाँ से खा रहे हैं, माउथ से खा रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद क्या होता है फूड का, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एंड डाइजेस्ट होने के बाद क्या कर लेती है बॉडी, उसे यूटिलाइज कर लेती है। अभी ये तो पता है, बट ये सारी प्रोसेस हो कैसे रही है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। एंड अब जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है फूड, वो क्या हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। दैट मीन्स की बॉडी से बाहर चला जाता है। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? अभी बॉडी में ऐसी क्या फंक्शनिंग, ऐसी कौन सी मशीन है जिसकी हेल्प से ये सारी प्रोसेस हो जाती है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो जो फूड है वो पास करता है कहाँ से, कंटिन्यूस कैनाल है, जो कि आप यहाँ पर फिगर 2.2 में देखोगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बकल कैविटी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे माउथ में। एंड एंड कहाँ पर हो रही है, एनस। तो ये जो कंप्लीट पाथ है, यहाँ पर क्या होता है, ये डाइजेशन होगा फूड का एंड यूटिलाइजेशन होगा। अभी हम वापस से देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अभी ये कैनाल क्योंकि बहुत बड़ा है, यहाँ बकल कैविटी से लेके एनस तक, तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो पार्ट्स हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज बकल कैविटी, सेकेंड इज फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। फूड पाइप को और क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड सिक्स्थ वन इज एनस। तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 6 कंपार्टमेंट में या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? तो ये बहुत लंबा पाथ नहीं है क्या, कि हमारी इतनी सी बॉडी में इतना सारा कुछ कैसे है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो वो फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते जाते हैं जैसे जैसे वो बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक यहाँ से पास होंगे। द इनर वॉल्स of stomach and small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. तो क्या है ना, अभी ये सारी जो प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से हो रही है, तो उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनर वॉल्स में जो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, वो किससे एसोसिएटेड है,
सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पैंक्रियाज है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो जो फूड से न्यूट्रिशन मिला है उसको एब्जॉर्ब कराना। तो ये जो ग्लैंड्स हैं एंड उनसे जो जूसेस सीक्रेट्स होते हैं वो उसका हो जाता है क्या, फंक्शन। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम बोला किसको क्या है, तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एंड उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जहां से कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं, इन सबको कंबाइनली मिला के हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर ये सारी पूरी प्रोसेस होगी। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अभी ये जो डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े ना, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, तो यहाँ पर फूड का क्या क्या होता है तो हम ये सारा आगे वाले पैराग्राफ्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो माउथ में तो इजीली हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हो रहा है, हम फूड को अंदर लेते हैं एंड उसको च्यू करते हैं, दैट मीन्स कि चबा रहे हैं। सो और डिटेल में हम देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो फूड माउथ की हेल्प से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फूड को बॉडी के अंदर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. So teeth का फंक्शन क्या है, या माउथ में बक्कल कैविटी जो है उसका फंक्शन क्या है, तो फूड को च्यू करना एंड स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। तो कोई मशीन है या फिर सीजर है, सीजर क्या कर देते हैं, हम उसे पेपर को या क्लॉथ को या किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हैं। सेम किस चीज का है फंक्शन, टीथ का है। टीथ क्या कर देते हैं, जो भी आप फूड खा रहे हो उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. So अभी टीथ कहाँ पर, माउथ में तो प्रेजेंट है, बट वो कैसे प्रेजेंट है, ये जो गम्स होते हैं हमारे उसमें एक एक टीथ जो है वो एम्बेडेड है, मतलब अंदर तक लगा हुआ है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. तो हमारे जो टीथ है यहाँ पर आप 2.3 फिगर में देख सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर एंड अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो अपीयरेंस भी जो है सारे टीथ्स का अलग अलग है। एंड अगर आप यहाँ पर ये मोलार्स, प्रीमोलार्स, कैनाइन्स एंड इंसीजर्स, जो 4 टाइप के टीथ होते हैं उनका भी आप अपीयरेंस देखोगे तो क्या है, डिफरेंट है। तो अभी अपीयरेंस अगर डिफरेंस है तो ये क्या करेंगे, फंक्शंस भी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, जो कि आगे वाले सेक्शन में आएगा। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो अपीयरेंस डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट है, तो नेम भी क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। सो एक्टिविटी 2.2 में दिया हुआ है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अभी आपको अगर नहीं पता है कि आपके कितने टीथ हैं तो आप मिरर के सामने जाइए, विथ वॉश्ड हैंड वॉश किए हुए हैंड से अपने माउथ के अंदर टीथ काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। तो आप टीथ का अपीयरेंस फील करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर का यूज कर सकते हो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो अभी ये देखो आप क्या कितने टाइप के टीथ फाइंड आउट कर पा रहे हो, ये 4 टाइप के टीथ फाइंड कर पा रहे हो या नहीं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। तो एक एप्पल या फिर ब्रेड का पीस लेके उसको खाने का ट्राई करो। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। सो आप एप्पल का बाइट लेने या फिर एक ब्रेड का बाइट लेने के लिए कौन से टीथ का यूज कर रहे हो, या फिर उसको कट करने के लिए कौन से टीथ का यूज कर रहे हो। एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। एंड अगर आपको पियर्स करना है या फिर टीयर करना है उसको, तो कौन से टीथ का यूज कर रहे हो। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। सो आप कौन से टीथ का यूज कर रहे हो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। तो अभी अगर 4 टाइप के टीथ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट अपीयरेंस हैं, तो अभी हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से टीथ का फंक्शन क्या है। सो वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो इंसीजर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, कट करने में। तो आप कोई भी
फूड खा रहे हो या कोई भी सब्सटेंस, जब आप खाते हो, चॉकलेट खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, तो आप बाइट करते हो या कट करते हो तो आप अपने सामने वाले टीथ से करते हो ना, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। तो वो कितने होते हैं, 1 2 3 4, जो 4 इंसीजर्स होते हैं। बट ये जो दिया हुआ है ना आपको डायग्राम, ये सिर्फ एक लोअर जॉ का है। तो हमारे आपने देखना ऊपर साइड भी टीथ होते हैं, नीचे साइड भी टीथ होते हैं, तो वो क्या होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो लोअर जॉ का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें कितने इंसीजर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सिमिलर नंबर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, अपर जॉ में भी। तो यहाँ पर जो आप टेबल 2.2 है इसमें ये फिल कर सकते हो, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 इन द लोअर जॉ एंड 4 इन द अपर जॉ। उसके बाद कौन से टीथ आते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। तो ये टीथ होते हैं कैनाइंस, ठीक है। तो कैनाइंस यहाँ पर कितने हैं, 1 एंड 2 ओनली। तो ये लोअर जॉ में 2 है एंड सेम अपर जॉ में 2 हो जाएंगे। उसके बाद आता है चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं कौन से, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, जो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। तो इनका नंबरिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं प्रीमोलार्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 हो गए प्रीमोलार्स एंड मोलार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लोअर जॉ में एंड 6 अपर जॉ में। तो ये जब आप काउंटिंग टोटल करोगे तो टोटल कितने टीथ आएंगे, 32। सो ह्यूमंस में कितने टीथ होते हैं, 32। आगे देखते हैं, अवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा जो हमारे माउथ में होती है ना, वो कहाँ से सीक्रेट होती है, सलाइवरी ग्लैंड से। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। सो सलाइवा का क्या रोल है फूड में, या फिर हम जो फूड खा रहे हैं उस पर सलाइवा क्या कर रही है, लेट अस फाइंड आउट। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं, बट इस एक्टिविटी से पहले अगर आप खुद से रिकॉल करो या ऑब्जर्व करो कि आप जब फूड ईट कर रहे हो तो उसको चबाने में कौन हेल्प कर रहा है, सलाइवा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ ग्राइंड अगर करते हो तो उसके लिए भी क्या है, थोड़ा सा स्लिपरी या फिर थोड़ा सा लिक्विड एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज़ अगर एकदम पेस्ट बना रहे हो तो पेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं। वैसे ही यहाँ पर माउथ में क्या होता है ना, फूड को प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए सलाइवा का भी यूज होता है। एंड सलाइवा के और भी दूसरे जो फंक्शंस हैं वो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएंगे। सो एक्टिविटी 2.3 देखते हैं क्या है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. तो एक्टिविटी 2.3 में हमने क्या करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उन टेस्ट ट्यूब को लेबल करेंगे A एंड B। सो एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखना है, बॉइल्ड राइस को हमें रखना है, एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, बॉइल्ड राइस तो है ही बट उसको क्या कर दिया है, च्यू करने के बाद निकाला। दैट मीन्स कि उसको आप बॉइल्ड राइस को च्यू करना है, चबाना है, एंड उसको फिर बाहर एक स्पून में निकालकर टेस्ट ट्यूब में डालना है। Add 3 to 4 ml of water in both the test tube, and दोनों ही टेस्ट ट्यूब में उसके बाद क्या करोगे, 3-4 ml वाटर ऐड करना है। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, आयोडीन के ड्रॉप्स डालोगे एंड रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे हम। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर में याद है आपको या फिर 6th क्लास में याद है कि क्या पढ़ा हुआ था, आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा है। आयोडीन टेस्ट किस लिए यूज होता है, स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आयोडीन क्यों यूज कर रहे हैं हम, स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो क्या होगा, वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो चेंज क्यों होगा कलर, बिकॉज राइस में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है बॉइल्ड राइस है जहां पर, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद कलर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। बट टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है, जो च्यूड राइस था, दैट मीन्स कि आपने माउथ में उसको चबाया एंड देन बाहर निकाला है, तो इसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था माउथ में क्या हुआ, वो सलाइवा ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहा। तभी जो आयोडीन डाला तो कलर चेंज नहीं होगा। देन डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। तो हमने ये रिजल्ट डिस्कस किए। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा क्या कर देती है, जो स्टार्च प्रेजेंट था उसमें उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया।
द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। सो अभी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, टंग के बारे में। टंग क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, सभी को पता है ना, टंग जीभ होती है। सो ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ पर अटैच्ड है, बकल कैविटी के फ्लोर पे, एंड वो भी बैक साइड पर। तो बकल कैविटी क्या हो गया, हमारा जो माउथ है उसमें जो टीथ, टंग, ये सब मिला के क्या बन रहा है, बकल कैविटी बन रही है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। सो ये क्या है, बैक साइड पर तो ज्वाइंट है, अटैच्ड है, बट फ्रंट साइड से जो हमारा माउथ जहां से ओपन होता है वहां से फ्रीली मूवेबल है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। अभी टंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप KG1 KG2 से आपने पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो टंग के फंक्शंस क्या है, अब ये तो पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में टंग प्रेजेंट होती है, तो उसके फंक्शंस क्या है। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। तो हम टंग का यूज क्यों कर रहे हैं, बातें करने के लिए। बिसाइड्स इट mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing the food। तो अभी बातें करने के अलावा भी बहुत सारे काम है ना, तो टंग और किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये क्या करता है, माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है ना उसको फूड के साथ मिक्स कर देता है एंड फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में एंड उसका एक पेस्ट बना के स्वॉलो करने में हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग। इसके अलावा टंग का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे ही आप कोई चीज माउथ में डालते हो तो आपको कुछ टेस्ट आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना, फूड स्टमक में जाता है उसके बाद टेस्ट आ रहा है। एज सुन एज आप उसको माउथ में रखोगे और आपको टेस्ट आ जाता है अच्छा अच्छा। जैसे आप चॉकलेट खाओगे तो अच्छा टेस्ट आता है, मेडिसिन खाते हो तो गंदा सा टेस्ट आता है, या फिर काफी सारे वेजिटेबल्स जो आपको पसंद नहीं होते वो खाओगे आप तो गंदा टेस्ट आता है, तो वो माउथ में ही टेस्ट आता है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो टेस्टिंग का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, टंग। इट हैज टेस्ट बड्स। तो अभी टंग ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। सो वो क्या डिटेक्ट कर लेते हैं, जो फूड का अलग अलग टेस्ट है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कहाँ पर टंग में, ये जो आपको अलग अलग 2.6 में टंग का जो डायग्राम है उसमें अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं। सो कौन से रीजन में क्या टेस्ट आता है, तो यहाँ पर मैंने लेबलिंग की हुई है। ये जो टिप पे रीजन दिया, हमारी जो टंग की टिप होती है, सबसे आउटसाइड वाला जो पार्ट है, वहां पर कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट। उससे थोड़ा आगे जाते हैं हम तो बोथ साइड पर ये जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन से टेस्ट के लिए होती हैं, सॉल्टी, एंड उसके बाद होते हैं क्या, सोर। एंड यहाँ पर ये जो रीजन होता है ये टेस्ट की कौन से टेस्ट के लिए होता है, बिटर, दैट मीन्स की कड़वा। एक्टिविटी 2.4 में क्या दिया हुआ है, यही रीजन्स फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी है। Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt, lemon juice, juice of crushed neem leaf और bitter gourd। तो अभी ये जो सब्सटेंस लिए हुए हैं ये सबको हमें पता है कि शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, स्वीट होगा, कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्टी, लेमन जूस क्या होगा, सोर, दैट मीन्स की खट्टा, एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ या बिटर गॉर्ड जो होता है वो करेला, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, वो क्या होता है, कड़वा या फिर बिटर। सेकेंड क्या करना है उसके बाद, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप क्लास में या घर पे परफॉर्म कर सकते हो। उसमें आप किसी स्टूडेंट को या फिर घर पे अगर आप करते हो तो अपने भाई बहन को टंग निकालने के लिए बोलो एंड टंग को एकदम फ्लैट रखो। उसके बाद क्या करना है, use a clean toothpick to put the above samples one by one on the different areas of the tongue as shown in figure 2.6। use a new toothpick for each sample। तो ये जो अलग अलग रीजन्स दिए हुए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन रीजन्स में अलग अलग जो टूथपिक से जो यहाँ पर सब्सटेंस दिए हुए हैं उसको रखना है। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। and जिसकी टंग पे आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको पूछो कि कहाँ पर आपको कौन सा टेस्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो। Now
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। तो जब आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उसके बाद ये लेबलिंग आप कर पाओगे कि यहाँ पर स्वीट टेस्ट आता है, सॉल्टी टेस्ट आता है एंड सोर टेस्ट आता है। एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। तो आप ये क्या है दूसरे क्लासमेट से भी के साथ भी रिपीट कर सकते हो, जिससे कि आप ये जो लेबलिंग करोगे ना ये कन्फर्म हो जाएगा आपको। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, द फूड पाइप एंड ईसोफेगस, या फिर हम फूड पाइप को दो नेम से जानते हैं। ईसोफेगस भी क्या है, फूड पाइप का ही नेम है। तो ये जो आपने डिफरेंट कंपार्टमेंट या फिर पार्ट्स पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें फर्स्ट तो क्या हो गया, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आ गए, टीथ, गम्स एंड टंग। उसके बाद आता है क्या, फूड पाइप। तो फूड पाइप में देखते हैं क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। तो जो फूड स्वॉलो किया है, तो फूड को च्यू किया किसने, टीथ ने। स्वॉलो करने में हेल्प किसने की, सलाइवा एंड टंग ने। तो ये जो स्वॉलो हुआ फूड वो कहाँ पर आ गया, फूड पाइप में। लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अगर हम अभी ये वापस से टर्न करके देखते हैं 2.2 फिगर, तो ये जो फूड पाइप है ये कहाँ से है, नेक रीजन से स्टार्ट होती है एंड स्टमक रीजन तक पहुंच रही है। ठीक है, आगे यहाँ पर भी एक दिया हुआ है फूड पाइप। ये जो हुआ यहाँ पर नेक रीजन स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी एंड हो रही है एंड ये क्या है, स्टमक पार्ट पे आ रही है। तो ये फूड है, फूड पाइप से पास हो रहा है एंड स्टमक में पहुंच रहा है। तो ये 2.7 जो डायग्राम है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें फूड का मूवमेंट कैसे होता है। तो पहेली ने बहुत देर बाद एक क्वेश्चन पूछा कि पहेली क्या जानना चाह रही है, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अभी जब वॉमिटिंग होती है तो फूड ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाता है, तो इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो हम आगे वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें वहां पर मिलेगा। सो ये जो आप पढ़ रहे थे, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो नेक से स्टार्ट हो रही है ये एंड चेस्ट से पास होते हुए स्टमक तक पहुंच रही है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो फूड जो है वो नीचे कैसे जा रहा है, जो फूड पाइप की वॉल्स है ना उसकी हेल्प से फूड जो है वो नीचे जा रहा है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। सो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, फूड नीचे जो जा रहा है माउथ से, पहले ईसोफेगस से पास होके स्टमक में जा रहा है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स परफॉर्म करती हैं। At that time, the food is not accepted by our stomach, it is vomited out. So कई बार क्या होता है ना, फूड स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एंड वो वॉमिट आउट हो जाता है। तो इसमें यस रिवर्स मूवमेंट होता है, जहां पर क्या बोला जाता है इसको, पेरिस्टलाइसिस। जो ऊपर से नीचे जो फूड आ रहा है वो क्या हो गया, पेरिस्टलाइसिस। बट कई बार क्या हुआ, फूड ने एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्टमक में तो वापस से लौट रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. तो काफ़ी टाइम क्या होता है ना, इनडाइजेशन की वजह से या फिर वो फूड हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है, उस कंडीशंस में स्टमक उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एंड वापस से रिवर्स मूवमेंट से वो ईसोफेगस से पास होते हुए बक्कल कैविटी के थ्रू आउट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है क्या, स्टमक। So the stomach is a thick walled bag. स्टमक क्या है हमारा, पेट, वो क्या है, थिक वॉल्ड है एंड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जो आपने अभी लास्ट पेज पे यहाँ 2.7 डायग्राम में देखा ना, ये क्या स्टमक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती हैं। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका जो शेप है वो कैसा है, जे शेप का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, ये जे बन रहा है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो स्टमक क्या है, जे शेप्ड हो गया एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट क्यों है, बक्कल कैविटी एज सच यहाँ पर कोई स्टोरेज पार्ट नहीं है या वॉल्स नहीं है, टीथ है, टंग है। उसके बाद आ जाता है क्या, ईसोफेगस एंड फूड पाइप। तो वो भी क्या है, थिन पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो वो भी क्या है, ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर है।
देन आती है क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो वाइडेस्ट पार्ट क्या हो गया, सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा हो गया, स्टमक। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. तो ये क्या कर रहा है, स्टमक फूड रिसीव करता है एक एंड से, जो कि कहाँ से ज्वाइंट है, फूड पाइप से है, एंड दूसरे एंड पे ये क्या कर रहा है, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से तक पहुंचा रहा है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो क्या सीक्रीट कर रही है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो कि एक लेयर बना के रखता है स्टमक की इनसाइड वॉल पे। सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी आप एसिड सुन के ये तो नहीं सोच रहे हमारी बॉडी में एसिड क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज अगर आपके बाहर कहीं पे एसिड होता है तो बच्चों को दूर रहने बोला जाता है ना, बट यहाँ पर तो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है। तो डरिए मत, उसका फंक्शन आगे आपको पता चलेगा कि एसिड यहाँ पर क्या है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है। तो एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, पर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो म्यूकस जो हो गया वो वॉल्स पर प्रेजेंट है, स्लिपरी टाइप का सब्सटेंस है, स्मूथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस का फंक्शन क्या है, स्टमक की जो लाइनिंग है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, कभी अगर गलती से आपके स्किन पे एसिड गिरा हो या फिर आपकी ही स्किन पे नहीं, आप कहीं फ्लोर पे भी एसिड को डालोगे तो देखना फ्लोर क्या होता है, रफ हो जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर स्टमक के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी तो ये एसिड क्या कर देगा, उस जो स्टमक है हमारा उसको पूरा रफ सरफेस कर देगा। इसीलिए वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से बचा लेती है उसको। अभी एसिड का फंक्शन क्या है, द एसिड kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. तो एसिड का फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरियाज को किल कर रहा है। तो एसिड बाहर हम क्यों डाल रहे हैं, क्लीनिंग के लिए डालते हैं या फिर रफ सरफेस कर देता है ना, वैसे ही ये बैक्टीरिया को क्या है, किल कर देगा। एंड उसके बाद दूसरा फंक्शन इसका क्या दिया हुआ है, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। तो सिंपल है, अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा स्टमक में एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस को भी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए क्या हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइजेस्टिव जूसेस की प्रॉपर फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही क्या है, प्रोटीन है, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का काम कौन कर रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर फोर्थ कंपोनेंट आ गया। फर्स्ट क्या था, बक्कल कैविटी, सेकेंड था ईसोफेगस, थर्ड था स्टमक, एंड फोर्थ क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या हो रहा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो 7.5 मीटर लॉन्ग तो बहुत बड़ा हो गया। तो अभी हमारी बॉडी में कैसे बन रहा है, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है ना, हाईली कॉइल्ड। तो ये जो 7.5 मीटर्स है ना, वो एक कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इजीली एडजस्ट हो गया है। इट रिसीव्स सीक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, लिवर एंड पेनक्रियाज से जो सीक्रीशंस आते हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज की क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, जूसेस को सीक्रीट करते हैं, एंड वो जूस क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लिवर एंड पेनक्रियाज से जो जूस आते हैं उन्हें कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस सीक्रीट होते हैं। अभी लिवर के बारे में दिया हुआ है कि लिवर क्या है, द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो लिवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, सिचुएटेड कहाँ पर है, ये
अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो ये बॉडी के राइट साइड पर प्रेजेंट है एंड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अभी ये एब्डोमेन फर्स्ट टाइम सुना है आपने, क्या पार्ट है? ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई नया पार्ट नहीं होता है, सिर्फ एक जो रीजन होता है ना हमारा नेक रीजन से लेके पेल्विक रीजन तक, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन रीजन। तो ये जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारा ही किस में आ जाता है? एब्डोमेन वाले रीजन में आता है। तो एब्डोमेन रीजन में राइट साइड पर क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो ये क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है। एंड वो जो बाइल जूस लिवर सीक्रेट कर रहा है वो स्टोर कहाँ पर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में हो रहा है। गॉल ब्लैडर क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो अगर आप फिर से वापस जाओगे अगर फिगर 2.2 पे, जहां पर आप देख पाओगे कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर क्या है। तो ठीक है, हम देखते हैं एक बार कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया अपर राइट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है, अपर राइट ऑफ एब्डोमेन रीजन। एंड ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया? गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है ना। तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है वहां पर सारी लेबलिंग दी हुई है, जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। ये देख रहे थे हम कि इट सीक्रेट्स बाइल जूस। कौन सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस को? लिवर। एंड वो स्टोर कहाँ पर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। ये बहुत याद रखने वाली चीज है एंड केयरफुल रहे आप इसमें कभी भी आंसर करते टाइम, कि बाइल जूस जो है वो सीक्रेट होता है लिवर से, बट स्टोर होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। एंड बाइल कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? फैट्स के डाइजेशन में। प्रोटीन्स के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा डाइजेस्टिव जूसेस जो कि स्टमक से सीक्रेट होते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। एंड बाइल हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। उसके बाद आ जाता है अभी पैनक्रियास। ये पैनक्रियास क्या है? ये भी एक क्या है? ग्लैंड है, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? स्टमक के नीचे सिचुएटेड है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ना वो तीनों पे वर्क कर रहे हैं। वो कार्बोहाइड्रेट पे भी वर्क करते हैं, फैट्स पे भी वर्क करते हैं एंड प्रोटीन पे भी वर्क करते हैं। तो वो क्या होगा? एकदम फ्रेंडली है, वो तीनों को ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. तो ये जो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है फूड स्टमक में एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो कहाँ पर पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहां पर की जो इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids। तो अभी आपने काफी जगह पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो रहे हैं। तो वो सिंपल सब्सटेंस हैं क्या? तो उनके नेम दिए हुए हैं यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, जो सिंपल शुगर्स हैं वो क्या है? ग्लूकोज है। फैट्स जो सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है वो सिंपल सब्सटेंस क्या है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोटीन जो सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड होता है वो क्या आ जाते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो ये हम आगे स्टार्ट करने से पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिंपल पार्ट्स में डिवाइड होना क्यों हो रहे हैं? बिकॉज बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। दैट इज वाई ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होते हैं? सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद ही जो बॉडी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ आई कि ये क्यों जरूरी है बॉडी में। जैसे आप डायरेक्टली पूरी फुल चपाती नहीं खाते हो, फुल एप्पल डायरेक्टली नहीं खा सकते हो ना, बिकॉज उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके च्यू करना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, उसको सिंपल सब्सटेंस एंड सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो पाए।
तो अभी आगे हम देखते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां तक क्या हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन हो रहा था। अभी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन है। आगे वाले पैराग्राफ में हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होना था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में, वो हो गया। उसके बाद फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो कहां पर स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड फूड जो था वो कहां पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, उनके पास तक पहुंच रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर डाइजेस्टेड फूड जो है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, उसकी जो इनर साइड वॉल है ना, वहां पर प्रोजेक्शंस या फिर आउटग्रोथ बोल सकते हैं हम, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या होते हैं, विली, एंड ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। तो अभी ये प्रेजेंट होने का रीजन क्या है वो आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ सिंगुलर इज वाइलस। अगर आप एक के बारे में बात कर रहे हो तो आप वाइलस यूज करोगे, एंड बिकॉज दे आर इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है क्या, विली। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ वाइली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। सो अभी ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, सिर्फ अंदर है तो दिखना भी नहीं है, तो शो के लिए तो प्रेजेंट हो नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा ही ना कि जो ये प्रेजेंट है। तो वो हम आगे देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वाइली। तो द वाइली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो वाइली क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसको जब आप पूरा अगर ओपन करोगे तो क्या होगा, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, या फिर ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पा रहे हैं ना ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर फ्लैट सरफेस रहेगी तो सरफेस एरिया जो रहेगा वाइली का वो कम रहेगा, बट बिकॉज ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये सरफेस एरिया को ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो रहेगा वो ज्यादा हो पाएगा। तो वाइली क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। Each virus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. तो वायरस के पास क्या होता है, हर एक वायरस जो होती है ना उसके पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होना क्यों जरूरी है, बिकॉज जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो क्या जरूरी है उसके लिए, ब्लड वेसल्स होना। तो वायरस में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द वाइली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो वाइली की सरफेस है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रही है। कौन सा फूड मटेरियल, जो कि डाइजेस्ट हुआ है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड complex substance such as the proteins required by the body. This is called assimilation. तो क्या हो रहा है ना, ये जो एब्जॉर्ब हुआ फूड वो कहां पर पहुंचा, ब्लड वेसल्स में, एंड ब्लड वेसल से कहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच के वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर प्रोटीन्स है। जो प्रोटीन्स बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो पहले क्या हुआ, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, देन वो एब्जॉर्ब हुआ, फिर जो ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स आए थे उसकी हेल्प से फिर प्रोटीन बिल्डअप हो गया है। ठीक है, तो अभी ये जो प्रोटीन है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन के बाद हम प्रोटीन को यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट फंक्शन के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, हमने फूड एनगल्फ किया, उसके बाद फूड डाइजेशन हुआ, फूड के डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ,
उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया, बट हमें एसिमिलेट करना तो ज़रूरी है ना। नहीं अगर एसिमिलेट करेंगे तो फूड खाने का रीज़न ही नहीं है कोई। खाना खाने का रीज़न क्या है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी अगर चाहिए तो फूड जब तक एसिमिलेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या हो रहा है, एसिमिलेशन, दैट मीन्स कि जो यूटिलाइज हो रहा है ना न्यूट्रिएंट्स का, जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है, सेल्स में जो ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इन द सेल्स glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो सेल्स के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। पता है आपको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपने सुना है ना या पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, इसी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से आ रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज हो जाती है जब हम ब्रीथिंग की प्रोसेस परफॉर्म होती है। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अभी इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी जो फूड क्या है, ना डाइजेस्ट हुआ है ना एब्जॉर्ब हुआ, दैट मीन्स कि वो अनडाइजेस्टेड रहा और अनएब्जॉर्ब्ड रहा, तो वो फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके आगे हम देखते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine is wider and shorter than the small intestine। तो large intestine जो है, नेम दिया हुआ है कि लार्ज है, बट क्या है, वो सिर्फ वाइडर है, बट है वो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉलर। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर पढ़ा, 7.5 मीटर, एंड लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, सिर्फ 1.5 मीटर, तो काफी छोटा है उससे। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। So इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है ये, वाटर को एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है ना, उसमें से ये वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेनिंग देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, एंड उसके बाद फेसेस के फॉर्म में, बॉडी वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। एंड ये जो भी फीकल मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या है, बॉडी से रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे, जब आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रिकॉल करते हैं उसको एक बार। सबसे फर्स्ट था क्या, बकल कैविटी। कंपोनेंट्स देखते हैं पहले तो था बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद प्रोसेस कौन कौन सी थी, इजेशन, इंजेशन जहां पर हम फूड को खा रहे हैं, देन सेकेंड डाइजेशन जहां पर फूड स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन जहां पर न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन जहां पर ये जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रहे वो यूटिलाइज हो रहे हैं, एंड लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन में क्या आ रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल था, जो भी अनएब्जॉर्ब मटेरियल था, वो बॉडी से आउट होता है। तो ये ठीक है, कंपोनेंट्स आ गए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के, एंड जो 5 प्रोसेस होती हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो आ गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 2.3 इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो अभी आपने ह्यूमंस के बारे में तो देख लिया कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। So have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने अपने सराउंडिंग में भी काउज एंड बफेलोज को तो देखा ही है, ये क्या ईट करते हैं, ग्रास ईट करते हैं।
सो इनको अभी कभी आप ध्यान से देखना, एंड अभी तक अगर नहीं देखा है ना तो घर से बाहर निकल के ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद किसी काऊ या बफेलो को देखना, तो वो क्या है, ग्रास ईट कंटिन्यूसली, ऐसा लगेगा आपको वो कुछ ईट कर रही है। जैसे आप च्युइंगम खाते हो तो कंटिन्यूसली अपना आपके माउथ में मूवमेंट होता रहता है ना, आपके टीथ चलते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये जो काउज एंड बफेलोज है ना, ये भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं। एंड च्युइंगम का नेम इसीलिए च्युइंगम है कि उसको हम कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। सो ये कंटिन्यूसली च्यू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम जब वो फूड या ग्रास को खा रहे हैं ना, तो वो उसको स्वॉलो कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली माउथ में किया एंड अंदर गुटक लिया, स्वॉलो कर लिया, स्टमक तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, जहां पर उसे स्टोर कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम में आप देख पाओगे। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। तो ये जो डायग्राम में देखो आप, ये ग्रास ईट हुआ, ये यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया, एंड पार्शियली डाइजेस्ट तो हो जाता है, बट क्या होता है आगे यहाँ पे, बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प एंड द एनिमल च्यूज इट। सो क्या हुआ, कुछ पार्ट तो हो गया, डाइजेस्ट हो गया कट में, बट कुछ पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वापस कहाँ जाता है, माउथ में, ऐसे स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में, या फिर लम्प्स के फॉर्म में जब वो आ जाता है तो एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, उसे अगेन च्यू करना पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि काऊ एंड बफेलो जो है मोस्टली टाइम च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना कि फूड यहाँ पर अंदर जा रहा है र्यूमेन में, एंड अब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अनएब्जॉर्ब बचता है वो वापस से माउथ में आ जाता है, एंड जो एनिमल्स है उसको फिर से च्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। एंड ये प्रोसेस जिस भी एनिमल में प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, र्यूमिनेंट्स। आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ के जो कुछ क्वेश्चन है, अभी आपने भी बहुत टाइम से आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर देखते हैं, यहाँ पर मिल जाए। पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take in. सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जब वो फर्स्ट टाइम में ही ग्रास खा रहे हैं तो तभी क्यों नहीं अच्छे से खा लेते हैं, तभी उसको प्रॉपरली च्यू क्यों नहीं कर लेते हैं, जिससे बार बार की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ऐसा र्यूमिनेशन वाली प्रोसेस ही नहीं होगी, हो करना पड़ेगा फिर। सो बूझो का भी एक क्वेश्चन आया कि बूझो wants to know why we cannot digest cellulose like cattle do। अभी बूझो का क्वेश्चन है कि हम ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एनिमल्स क्यों डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर है हम ये आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे क्या है वो। तो आगे वाला सेक्शन पढ़ते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। तो ग्रास में क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको याद है कि एक और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था, ग्लूकोज। लास्ट चैप्टर अगर आपको याद है, फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था जो कि क्या था, स्टार्च। एंड यहाँ पर एक और कार्बोहाइड्रेट का नेम हम सुन रहे हैं, वो क्या है, सेल्यूलोज। इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose। तो जो र्यूमन में, यहाँ पर ये जो देखो डायग्राम में आप देखो र्यूमन है, उसमें एक बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कुछ। तो वो बैक्टीरियाज एंड एंजाइम क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो काफ़ी सारे दूसरे होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ह्यूमन नहीं होता, एंड इसके साथ साथ ऐसे बैक्टीरिया या फिर एंजाइम्स जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। दैट इज वाई ह्यूमंस जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called as cecum between the esophagus and the small intestine। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्स है या रैबिट है, इनके अंदर क्या होता है, सीकम स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो स्टमक है हमारे अंदर ना, वैसे ही बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोल देते हैं, सीकम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही।
The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humans. तो cellulose कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? वहां पर जो बैक्टीरिया और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना, उसके एक्शन से. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव जूसेस है, बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है. बट उनके पास वाले बैक्टीरिया और जूसेस नहीं है जो कि ये र्यूमिनेंट्स एनिमल में है. दैट इज वाई वो नहीं कर पा रहे हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो बूझे के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ठीक है, तो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया और एंजाइम्स नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. So far you have learnt about animals which possess the digestive system. So आपने अभी तक क्या पढ़ा है? एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स पढ़े जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. बट there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. बट अभी देखो आप अपने एनवायरमेंट में ना, ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स के पास सारे ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है. कुछ एनिमल्स ऐसे मिलेंगे ना जिनके पास, जिनका माउथ है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो अभी ये ऑर्गन्स नहीं है, उसके बाद कैसे वो ग्रो कर रहे हैं या कैसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. देन हाउ डू दे एक्वायर डाइजेस्ट फूड? तो वो कैसे एक्वायर कर रहे हैं एंड फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. सो आगे वाले सेक्शन में देखते हैं हम कि क्या है. तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. आपने पढ़ा ह्यूमंस में डाइजेशन, देन उसके बाद पढ़ा आपने एनिमल्स में डाइजेशन, अभी लास्ट आता है अमीबा. अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. सेल जो होती है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो काफी सारे सेल्स से मिलके बना है. बट अमीबा क्या है ना, उसके पास सिर्फ एक ही सेल है, तो वो क्या हो गया? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो और देखते हैं हम कि अमीबा में कैसे डाइजेशन एंड फीडिंग की प्रोसेस हो रही है. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. तो अमीबा क्या है? माइक्रोस्कोपिक है. दैट मीन्स कि नेकेड आई से हम अगर आप डायरेक्टली जाके पॉन्ड में ढूंढोगे ना अमीबा कैसा दिखता है, तो वो आप नहीं देख सकते हो, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखेगा. सिंगल सेल्ड है, ठीक है, एंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जनरली पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होगा. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. तो यहाँ पर अब देखो 2.10 डायग्राम में अमीबा के पास क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है, आउटसाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है. उसके बाद क्या है? डेंस न्यूक्लियस है, ठीक है. आगे देखते हैं क्या है, और फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है. अभी इसके बाद क्या है? इन इट्स साइटोप्लाज्म. एंड ये जो वैक्यूल्स हैं एंड न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा क्या करता है? अपनी पोजीशन एंड शेप को ना कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है. ये अमीबा की स्पेशल प्रॉपर्टी में ही आता है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम? सीडोपोडियम. जो अमीबा की आउटसाइड मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, उसको क्या बोला जाता है? सीडोपोडिया. तो वो रीजन क्या है? ये जो मूवेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो फिक्स्ड शेप ही होगा. अमीबा का डिफरेंट शेप हो जाता है एंड वही इसको किस में हेल्प कर रहा है? फूड के फीडिंग एंड डाइजेशन में. तो वो कैसे करता है? यहाँ देखो, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज सीडोपोडिया. तो ये क्या करता है? जैसे आप यहाँ पे देखो ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने प्रोजेक्ट किए जिसकी वजह से ये फूड को ट्रैप कर लेगा. तो यहाँ पर जब फूड ट्रैप हुआ तो ये स्लोली क्या होगा? बॉडी के इसके अंदर जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं आप, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. तो ये क्या करता है? प्रोजेक्शन जिनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, उनको मूवमेंट के लिए यूज करता है एंड कैप्चरिंग के लिए भी यूज करता है. तो इसकी हेल्प से क्या किया? इसने फूड को कैप्चर कर लिया. अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो फीड किसको कर रहा है? कौन से ऑर्गेनिजम्स को ही? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे ये फीड कर रहा है. मतलब इसका फूड कौन से क्या हो जाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके पॉन्ड में या सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. So अभी वो क्या है? देख तो सकता नहीं है कि कहाँ पर फूड है, तो उसके पास क्या होता है? ऐसे सेंसेशन प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से वो फाइंड कर लेता है
वो आभास कर लेता है कि उसके सराउंडिंग में कहीं तो क्या है, फूड प्रेजेंट है। एंड जब वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है, वो क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को फिंगर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है एंड फूड को ट्रैप कर लेता है, फूड को पकड़ लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, एंड ये फूड कहाँ पर ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, तो ये फूड वैक्यूल में उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं एंड वो डाइजेस्टिव जूस किस पे, फूड पे एक्ट करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर है कि वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फूड पर एक्ट करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो डाइजेशन की, वो तो सब में सेम ही रहती है ना, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, एंड डाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होनी है, एब्जॉर्प्शन। तो ये जो डाइजेस्ट हुआ फूड वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अभी फूड एब्जॉर्प्शन होने की जरूरत क्या है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड दूसरे फंक्शंस क्या है, ग्रो करने के लिए। अब अमीबा को ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड का फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। मेंटेनेंस मतलब कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है ग्रो करने में एंड सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि वो डिवाइड हो रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, डॉटर या डॉटर न्यूक्लियस आती है उसकी। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। अभी कुछ फूड ऐसा होगा जो एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है वैक्यूल से। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. तो ये जो बेसिक प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं एंड एनर्जी उससे जो रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम बॉडी फंक्शनिंग में, तो वो एनिमल्स में या ह्यूमंस में ना सब में सेम होती है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. So अभी ये जो बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो कैसे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है वो हम आगे वाले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरा हमें ह्यूमंस में डाइजेशन, एनिमल्स में डाइजेशन एंड अमीबा या फिर कुछ और जो दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डाइजेशन की प्रोसेस समझ आई। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ये चैप्टर अच्छे से आपने सुना है तो आप ये जो कीवर्ड्स हैं उनको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो समरी दी हुई है इस पूरे चैप्टर को कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। ये पूरा एक चैप्टर का एक शॉर्ट समरी है, तो इसको भी पढ़ के आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या रिकॉल किया है, या फिर उससे बेटर क्या होगा ना, ये पॉइंट्स आप खुद से रिकॉल करके लिखो एंड देन मैच कर लो, तो आप ऑलमोस्ट क्या होगा, आपकी चैप्टर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम देखते हैं चैप्टर की अब एक्सरसाइज में कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और हम उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट फिलअप है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो न्यूट्रिशन की जो मेन स्टेप है, तो अभी आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते आ रहे हो, डाइजेशन पढ़ रहे हो या एब्जॉर्प्शन वर्ड, ये सारे जो पढ़ रहे हो ये क्या है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। लास्ट में तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, इनसे न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन की स्टेप्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कि इंजेशन में क्या किया, हम फूड को खा रहे हैं, डाइजेशन में वो फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन में क्या होगा, जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज होंगे, एंड लास्ट में इजेशन में क्या होगा, जो भी वेस्ट है, अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हो गई किसके, न्यूट्रिशन के। सेकेंड क्या हुआ है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो क्या है, लिवर है। एंड लिवर से अगर आप रिकॉल करो एक और चीज़ के बारे में, लिवर से क्या सीक्रीट होता है, बाइल जूस सीक्रीट होता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, थर्ड वन इज द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट्स ऑन फूड। तो स्टमक क्या क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है एंड
डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, तो जो कि किस पे एक्ट करते हैं, फूड पे एक्ट करते हैं, फूड के डाइजेशन पे वर्क करते हैं. लास्ट इज द fourth one is the inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths called as villi. ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनसाइड वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या हो गए, वाइली. वाइली का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. किसके लिए इंक्रीज करते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. लास्ट वन इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अभी आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कि अमीबा फूड कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है. ठीक है, तो ये फिलअप आपको क्लियर हुए. सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. तो स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है. आपको याद अगर है कि सलाइवा का फंक्शन अगर याद है ना, तो आप ये ट्रू फॉल्स बिल्कुल बता सकते हो. सिर्फ आंसर कॉपी नहीं करना है, हमें आंसर को समझना भी है. ठीक है, सो सलाइवा का फंक्शन क्या है, स्टार्च को शुगर पार्ट्स में ब्रेक करना, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना. बट सिर्फ ब्रेक डाउन करना नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है डाइजेशन का वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही, क्योंकि सलाइवा कहाँ पर प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि ये यहाँ पर स्टमक में नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये बकल कैविटी या फिर माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स. नेक्स्ट इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. सो टंग का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है कि वो क्या कर रहा है, फूड में सलाइवा को मिक्स कर रहा है. थर्ड वन इज द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल. तो बाइल सीक्रेट कहाँ से हुआ, लिवर से. स्टोर कहाँ पर हुआ, गॉल ब्लैडर में. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू. तो गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल को स्टोर कर रहा है. अभी यहाँ पर टेम्पररी वर्ड जो दिया है उससे कंफ्यूज नहीं होते हैं, बिकॉज ये जो स्टोरेज है ऐसा नहीं है ना कि एक बार आ गया बाइल तो बस वहीं पर स्टोर रहेगा. वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर क्या करता है, वो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. किसका डाइजेशन कर रहा है, फैट का डाइजेशन कर रहा है. इसीलिए वो क्या है, कुछ टाइम के लिए ही या फिर टेम्परेरीली स्टोर होता है. लास्ट वन इज द ruminant bring back swallowed food grass into their mouth and chew it for some time. तो ruminants जो कि काउ या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रास को स्वॉलो कर लेते हैं अपने माउथ में एंड कुछ देर बाद तक भी उसको च्यू करते रहते हैं. तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया. इनकेस अगर यहाँ पर ruminants की प्लेस पे होता है ह्यूमंस या फिर कोई दूसरा अमीबा होता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स में फॉल्स आता. बट ये ruminants का ही फंक्शन है जो ग्रास को स्वॉलो कर लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे च्यू इट. तो ये क्या हो जाता है, ट्रू. थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द. तो फैट का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. आपने जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा उसमें ही देखा कि जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि फैट का डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर. नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फाइनली इन द. एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, हमने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो जो भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद जो भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड बचता है वो कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से क्या क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ. उसके बाद है मैचिंग्स. तो मैचिंग में क्या दिया हुआ है, फूड कॉम्पोनेंट्स हैं एंड उनका प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है. दैट मीन्स कि कॉलम 1 में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड कॉलम 2 में है उनका ही सिंपल सब्सटेंस. तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सब्सटेंस क्या हो जाता है, शुगर या फिर ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इज ऑल्सो अ शुगर. प्रोटीन के स्मॉलर या फिर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है, अमाइनो एसिड. तो कोई भी प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है. थर्ड वन इज फैट्स. तो फैट्स के स्मॉलर सब्सटेंस क्या है या प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. दैट मीन्स कि फैट किससे मिलके बना है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से मिलके बना है. उसके बाद आ जाते हैं क्या हमारे क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वाइली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. तो
तो वाइलीज क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है। तो वाइली क्या हो गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन क्या हो जाती है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनसाइड वॉल पर प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेटर हो सकता है, ठीक है। तो इसका हो गया, हमें पता चल गया कि वाइली क्या होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है एंड क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 6 है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। तो इस आंसर में आप क्या ऐड कर सकते हो कि बाइल जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर ब्राउन कलर का एक ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड इन ह्यूमन बॉडी। एंड उसके बाद ये जो बाइल सीक्रीट हो रहा है लिवर से, वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन से फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो आ जाएगा क्या, फैट। एंड फैट को कौन से स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इस आंसर में आप ये सारी चीजें अगर ऐड करोगे तो एक इम्पैक्टफुल आंसर बनेगा आपका, ठीक है। कि क्या क्या ऐड करोगे आप, कि बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा लिवर। तो लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, ब्राउन कलर्ड है एंड कहाँ पर सिचुएटेड है, अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। उसके बाद कहाँ पर स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कौन से फूड कंपोनेंट्स को जब ब्रेक कर रहा है, तो वो क्या हो गए, फैट्स। तो फैट्स को कौन से कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर रहा है, स्मॉलर कंपोनेंट, तो वो जाते हैं क्या, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये आंसर भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट्स एनिमल है। रूमिनेंट्स हमने पढ़े ना, जिनके स्टमक में रूमेन प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं या फिर रूमिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि रूमिनेंट तो डाइजेस्ट कर लेते हैं बट ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, एंड उसका रीज़न भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल्यूलोज है। वो कार्बोहाइड्रेट का नेम क्या है, सेल्यूलोज, जो कि रूमिनेंट्स जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं बट ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज उनके स्टमक में र्यूमन प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट्स एनिमल के स्टमक में क्या प्रेजेंट है, र्यूमन प्रेजेंट है। र्यूमन में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वही सेम बैक्टीरिया और जूसेस ह्यूमन स्टमक में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ये ऑब्जर्व करो कभी क्लोजली, कि आप कभी भी रॉ ट्रीज के लीव्स नहीं खाते ना, मतलब ऐसे ट्री का लीफ तोड़ा और खा लिया। एनिमल जैसे ग्रास खा रहा है, तो कभी आपने किसी को भी देखा है कि डायरेक्टली ग्रास खा रहे हैं हम ह्यूमंस, तो नहीं ना कभी। इसका रीज़न यही है, बिकॉज हम वो ग्रास को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, वो नहीं खाते। बट काफ़ी सारी लीव्स जो है, लीफी वेजिटेबल हम खाते हैं, जैसे स्पाइनच है। तो स्पाइनच में क्या होता है ना, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। बोला भी जाता है कि प्रोटीन गेन अगर आपको करना है तो आप क्या खाइए, स्पाइनच खाओ, पालक जो होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो कि बॉडी जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये आंसर क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो कभी आप गर्मी में या फिर अगर आप बहुत ही डिजीनेस फील हो रही है, बहुत वीक फील हो रहा है, तो क्या है, कोई भी ग्लूकोज पिला देता है कि भाई ग्लूकोज पी लो। या फिर आपको जो बॉटल चढ़ती है, ड्रिप लगती है, उस टाइम पे भी उस बॉटल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है ग्लूकोज से, बिकॉज क्या है ना, बॉडी में ग्लूकोज बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड उसको हम एसिमुलेट कर सकते हैं, वर्क करने के लिए एनर्जी मिल जाती है हमें, इसीलिए क्या है, ग्लूकोज लिया जाता है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल रही है, बिकॉज ग्लूकोज क्या है, सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। दैट इज वाई ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which part of the digestive canal is involved in? So digestive canal के पार्ट्स बताना है हमें, मतलब जो डाइजेस्टिव कैनाल के कंपोनेंट्स पढ़े ना हमने, वो बताना है कि जो अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में आंसर होगा
क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर इसीलिए होगा बिकॉज बकल कैविटी एंड स्टमक तक सिर्फ डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अगर स्टमक या फिर बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन हो भी रहा है तो वो काफ़ी कम अमाउंट में हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है, चूइंग ऑफ फूड, जो हम फूड चबा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, इसका आंसर बकल कैविटी में होगा, ठीक है। थर्ड वन इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को किल करने में कौन हेल्प कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टमक। नेक्स्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, सो पूरा जो डाइजेशन कंप्लीशन है प्रोसेस वो कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो बचा हुआ फूड होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ पहुँच जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस वो कहाँ पर हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हुई कि डाइजेस्टिव कैनाल के कौन से पार्ट में क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है कि अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है ना, उसमें एक सिमिलैरिटी बताना है एंड एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगी कि हम फूड क्यों ले रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑफ द बॉडी। सेम अमीबा को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हो गई क्या, सिमिलैरिटी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट दोनों को ही, अमीबा को एंड ह्यूमन बीइंग को, सेम चीज के लिए है। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर कि हम क्या है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो रही हैं। बट अमीबा में पहली चीज तो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग जो है फूड को चबा रहे हैं, बट अमीबा जो क्या करता है, फूड को एनगल्फ करता है। उसके बाद थर्ड आ जाएगा, अगर आपको और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो थर्ड क्या हो जाएगा, ह्यूमंस का जो फूड क्राइटेरिया होता है, मतलब फूड का जो टाइप होता है वो डिफरेंट होता है एंड अमीबा का डिफरेंट होता है। बाकी अगर आप डिफरेंस में और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे। एंड सिमिलैरिटी एक और क्या हो जाएगी कि ह्यूमंस में भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, एंड अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ठीक है, ये हो गई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैचिंग्स में, एक साइड पर देखो यहाँ पर दिए हैं क्या, कॉलम 1 में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कॉलम 2 में क्या दिए हुए हैं, जो भी उनसे सीक्रीशन या फिर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तो कॉलम 2 में हम देखें कि सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सलाइवा का सीक्रीशन करना। सेकेंड दिया है क्या, स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या है, एसिड रिलीज करना। कौन सा एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। थर्ड वन इज लिवर। तो लिवर का फंक्शन क्या है, बाइल जूस का सीक्रीशन करना। एंड स्टोरेज कहाँ होता है, अगेन रिकॉल करो, गॉल ब्लैडर में। रेक्टम का क्या फंक्शन होता है, रिलीज ऑफ फेसेस। तो फेसेस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम से रिलीज होता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है जो वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन है क्वेश्चन नंबर 12, लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये क्वेश्चन परफॉर्म करने से पहले, सॉल्व करने से पहले पेज बिल्कुल टर्न मत करना। पहले आपने जो भी पढ़ा है या फिर डायग्राम को देखा है उसके हेल्प से आप लेबलिंग करो। इनकेस नहीं बनता है तो हम पेज टर्न करके फिर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेबलिंग करना है। तो ये क्या हो गया, क्या से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो गया, स्टमक, ठीक है। देन उसके बाद स्टमक के नीचे क्या आता है, पेनक्रियाज, ओके। ये हो गया स्टमक, ये हो गया पेनक्रियाज। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक के साइड में प्रेजेंट है। देन ये जो स्टमक है ये कहाँ पर आ रहा है, ये हो गई क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू किस में हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, दिस इज स्टमक,
This one is gallbladder. This one is pancreas. This one is large intestine. This is small intestine. एंड यहाँ पर क्या है, रेक्टम. एंड ये हो गया एनस. ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए जो जो भी आपको समझ आए. एंड यहाँ पर अगर आप ऊपर एक्सटेंड करोगे तो हो जाएगी फूड पाइप एंड बकल कैविटी. एंड यहाँ पर और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन्ड हैं या फिर ड्रॉ नहीं किए हुए हैं वो भी आप आइडेंटिफाई करने में एबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास, डिस्कस. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो. हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स पे या ग्रास पे सरवाइव नहीं कर सकते. रीजन क्या हो जाता है कि लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास में क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज प्रेजेंट है. तो बॉडी में इतने कैपेबिलिटी नहीं है, बैक्टीरियाज और एंजाइम्स नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे. दैट इज वाई क्या है, हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास पे सरवाइव नहीं कर सकते. उसको कुक करने की जरूरत पड़ती है. लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास या जो भी दूसरे लीव्स होते हैं ना, उसको कुक करने की जरूरत पड़ती है. कुक करने से क्या हो जाता है, उसके जो सेल्यूलोज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में. उसके बाद जब आप उसको ईट करते हो ना, तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको आप डाइजेस्ट कर पाते हो. सो ये पूरा था चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाइजेशन भी ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड अमीबा में पढ़ा. इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उनको याद रखिए. एंड इन केस अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.